दोस्तों, आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में लिटरली एक तूफान ला दिया है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा मीम, एक छोटा सा मजाक देखते ही देखते एक बहुत बड़े सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गया। एक ऐसी लहर जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का नाम दिया गया। सोचिए, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह बस कुछ दिनों का तमाशा है या किसी गहरे बदलाव की शुरुआत? चलिए समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम इस पूरे मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। पहले बात करेंगे इस इंटरनेट पार्टी के जन्म की, फिर समझेंगे बेरोजगारी का असली बहरान क्या है। उसके बाद ऑनलाइन एक्टिविज्म का जो इल्यूजन है उस पर बात होगी, माजी की तहरीकों से कुछ सबक लेंगे और आखिर में देखेंगे हकीकी तब्दीली का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं इस कियोटिक मीम ड्रिवन एनर्जी से। आखिर एक मुशाहिदे से शुरू होकर ये बात इतने बड़े गुस्से तक कैसे पहुंची और इस इंटरनेट पार्टी का जन्म कैसे हुआ? ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी बात ने पूरे देश के नौजवानों के गुस्से को एक रास्ता दे दिया। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां एक ओरल ऑब्जर्वेशन के दौरान बेरोजगार नौजवानों के हवाले से पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी और कॉकरोचेस जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। अब देखिए, बाद में ये क्लैरिफिकेशन जरूर आया कि ये शब्द दरअसल उन लोगों के लिए थे जो फेक डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन में घुस आते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट को तो जैसे एक आग मिल गई थी और कहानी का रुख बिल्कुल बदल चुका था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 15 मई को बयान आता है। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के शख्स ने, जो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके थे, एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाल दिया। उन्होंने लिखा, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। और फिर 18 मई आते आते नंबर्स का एक ऐसा तूफान आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ ना कि बड़े बड़े सिस्टम्स दंग रह गए। और ये स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। 1.5 करोड़! सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने सिर्फ चंद दिनों में 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने रूलिंग पार्टी के फॉलो अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। और सुनिए, ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने तो बाकायदा वो गूगल फॉर्म भर के साइन अप भी किया। एक इंटरनेट मजाक के लिए ये स्केल लिटरली अनबिलीवेबल है। अब इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो तो और भी ज्यादा सैटिरिकल था। इन्होंने खुद को फॉर्मली वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, पूरा दिन ऑनलाइन रहना चाहिए और हाँ, प्रोफेशनली रैंट करने की सलाहियत होनी चाहिए। इन्होंने खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी बताया। ये लोग खुलेआम सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सच कहूं तो इस मजाक के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ था। तो अब बात करते हैं उस हकीकी बेरोजगारी की, उस डेटा की जो इस गुस्से के पीछे की आग है। अब इस डेटा के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो आपको अगले पॉइंट में समझ आएगी। जो ओवरऑल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें आमतौर पर दिखाया जाता है ना, वो सिर्फ 5.1% है। ये सुनने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब हम सिर्फ नौजवानों यानी 15 से 29 साल की यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पर गौर करते हैं। ये सीधा 15.2% पर पहुंच जाती है, मतलब नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा। यही वो वजह है कि आज की नई नस्ल खुद को सिस्टम से बिल्कुल बाहर और अकेला महसूस कर रही है। इस क्राइसिस की गहराई को थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। अर्बन एजुकेटेड यूथ यानी पढ़े लिखे शहरी नौजवानों की बेरोजगारी लगभग 17% है। ग्रेजुएट्स जिनके हाथ में डिग्रीज हैं उनमें 13% बेरोजगारी है। और शहरों में रहने वाली जवान औरतों की हालत तो और भी संगीन है। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ऊपर है। जब हम इस डेटा को ग्लोबल यूथ एवरेज जो कि 12.6% है उससे कंपेयर करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हमारा संकट कितना बड़ा है। लेकिन पता है, मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, मुद्दा एम्प्लॉयबिलिटी का भी है। मसर मेटल ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स की ये डिटेल्स देखिए। देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जिनमें एक्चुअली नौकरी करने की स्किल्स हैं। बाकी 57.4% के पास डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं है, यानी वो टेक्निकली अनएम्प्लॉयबल हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का हाल तो इससे भी बुरा है। अब आप ही सोचिए, जब डिग्री और एक्चुअली नौकरी मिलने के दरमियान इतनी बड़ी खाई हो तो गुस्सा आना तो लाजमी है ना। अब सवाल ये है कि क्या ये जो ऑनलाइन एक्टिविज्म है ये सच में काम करता है? क्या लाइक्स और रीट्वीट्स कभी कानून साजी या लेजिस्लेशन में बदल सकते हैं? और ये पॉइंट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि स्लैक्टिविज्म और रियल एक्टिविज्म में कितना जमीन आसमान का फर्क है।
एक गूगल फॉर्म को भरने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और ये क्विक, इमोशनल और एनोनिमस रिएक्शन होता है। डोपामीन हिट मिलता है और बस। लेकिन रियल एक्टिविज्म वो सड़कों पर होता है। लोकल बूथ्स पर वोटर्स को ऑर्गेनाइज करना, सालों साल की कमिटमेंट देना और हकीकी पॉलिसी बनवाना। इंटरनेट पर आई 5 लाख की भीड़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जमीन पर 5 लाख वोटर्स आपके लिए खड़े हैं। इस तरह के इंटरनेट मूवमेंट्स की कुछ बुनियादी कमजोरियां होती हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल लीडरलेस और डायरेक्शनलेस होते हैं। दूसरा, इनकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ शिकायत करने और आलसी होने पर टिकी है और ऐसी आइडेंटिटी लंबे वक्त तक मोटिवेशन नहीं दे सकती। तीसरा, इंटरनेट पर गुस्से की शेल्फ लाइफ ना बहुत छोटी होती है। आज एक ट्रेंड है, कल दूसरा आएगा तो पुराना गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। और आखिरी बात, ये मूवमेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट जरूर करता है, लेकिन कोई सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करता और बिना किसी सॉल्यूशन के आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन है। तो फिर क्या मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड गुस्सा कोई नई चीज़ है? बिल्कुल नहीं। चलिए माजी की कुछ तहरीकों से सबक लेते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या वार्निंग दे रही है। हम तारीख को भूल नहीं सकते। जरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को याद कीजिए। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू होता है। भीड़ सड़कों पर थी, पूरा देश साथ था। लेकिन लोकपाल बिल कब पास हुआ? 2013 में। और उससे भी बड़ी बात, देश का पहला लोकपाल कब अपॉइंट किया गया? 2019 में। यानी सड़क पर निकले उस बेपनाह गुस्से को एक ठोस नतीजे में बदलने में पूरे 8 साल लग गए। ये फैक्ट वाज़ेह करता है कि बिना मजबूत इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस कितना ज्यादा धीमा होता है। 2010 से 2012 के अरब स्प्रिंग को ही देख लीजिए। ऐसी तहरीकों ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो पुराने सिस्टम्स को चुटकियों में गिरा सकता है, लाखों लोगों की भीड़ को मिनटों में इकट्ठा कर सकता है। फेसबुक और ट्विटर ने यही किया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये नए और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स बनाने में फेल हो जाता है। अक्सर पुराना सिस्टम गिरने के बाद एक पावर वैक्यूम बन जाता है और इस खालीपन की वजह से हालात कभी-कभी पहले से भी बदतर हो जाते हैं। अब आते हैं इस तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। हकीकी तब्दीली का रास्ता क्या है? ये वायरल एनर्जी किसी वाइटल यानी अहम बदलाव में कैसे तब्दील हो सकती है? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस पूरे केओस और गुस्से का आखिर हल क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शानदार हल मौजूद है जिसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। 1976 के 42nd अमेंडमेंट में इसे एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी एक बुनियादी फर्ज के तौर पर शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस टर्म को पॉपुलर बनाया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसे मॉडर्न सेंचुरी की सबसे अहम स्किल माना गया है। इसका सीधा सा मतलब है फैक्ट्स की इज्जत करना, एविडेंस को देखना, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना और समाज में सुधार लाने की कोशिश करना। यही वो अकेला एंटीडोट है जो किसी भी सोसाइटी को सस्ते इंटरनेट रिएक्शन से निकालकर एक्चुअल एक्शन की तरफ ले जा सकता है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है सही सवाल पूछना। जब भी आप किसी नए मूवमेंट या बयान के सामने हों तो ये 4 सवाल अपने आप से जरूर पूछें। पहला, इस बात का प्रूफ यानी सबूत क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इस पूरे हंगामे में आखिर फायदा किसका हो रहा है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या मैं खुद भी गलत हो सकता हूं? सोचकर देखिए, जब एक सोसाइटी इन 4 फिल्टरों से अपनी हर मालूमात को गुजारती है तभी वो इमोशनल मैनिपुलेशन और फेक न्यूज से बच सकती है। तो अगर हम गुस्से को आउटपुट में बदलना चाहते हैं तो उसका एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। पर्सनल लेवल पर बात करें तो नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और अपनी इन्फॉर्मेशन डाइट को बेहतर करना होगा। मतलब हर वायरल चीज पर यकीन नहीं करना। कलेक्टिव लेवल पर सिर्फ ऑनलाइन रैंट करने से काम नहीं चलेगा, ऑफलाइन आना होगा। RTIs फाइल करनी होंगी, सवाल पूछने होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। और सिस्टमैटिक लेवल पर हमें मिलकर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स और मजबूत आज़ाद इंस्टीट्यूशंस की मांग करनी होगी ताकि एक्चुअल एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बन सकें। आखिर में हमें ठहरकर इस सवाल पर गौर करना होगा कि द कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो वायरल गुस्सा है ये दरअसल है क्या? क्या ये एक अलार्म है जो हमें और सिस्टम को आखिरकार जगा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक और मौका है स्नूज बटन दबा के वापस सो जाने का? देखिए, गुस्सा एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सोच, मजबूत स्ट्रक्चर्स और ज़मीनी काम की ज़रूरत होती है। अब सवाल यह है कि क्या आज की नस्ल नए स्ट्रक्चर्स बनाएगी या फिर सिर्फ अपनी स्क्रीन्स पर स्क्रॉल ही करती रहेगी? फैसला हमारी अपनी अप्रोच पर निर्भर करता है।